हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली ई लर्निंग। सो गाइस, आज हम हमारा बैंकिंग का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आरबीआई। आरबीआई के रूल्स एंड फंक्शंस आज हम देखेंगे कि क्या आरबीआई के फंक्शंस होते हैं। सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज आरबीआई। आरबीआई इज आवर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारा आरबीआई है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? इन 1935। तो थोड़ा बहुत आरबीआई के बारे में हम डिस्कस करते हैं, देन हम रूल एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई स्टार्ट करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। In the beginning, RBI Reserve Bank was shareholders bank to keep the bank free from political influences. स्टार्टिंग में क्या था? रिजर्व बैंक जो था वो एक शेयर होल्डर्स बैंक था। दैट मीन्स कि उस बैंक के शेयर होल्डर्स थे जिनके पास उसके ओनर थे और जिनके पास उसका राइट था। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस से बचाने के लिए इसको इसलिए शेयर होल्डर्स बैंक बताया गया था, शेयर होल्डर्स बैंक बनाया गया था ताकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो, गवर्नमेंट का उस पर रूल ना हो। But when several central banks were being nationalized in the world, the demand for nationalization of Reserve Bank of India also became stronger. Looking to the demand of times and to honor the public feelings, Reserve Bank was nationalized in 1948 by passing Reserve Bank Act, and Reserve Bank became a completely government bank since 1st January 1949. ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक थे वो नेशनलाइज होने लगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाने लगे। इसको देखते हुए हमारे जो इंडिया के अंदर जो आरबीआई था उसकी भी डिमांड होने लगी कि उसको नेशनलाइज किया जाए, गवर्नमेंट के अंदर में उसको डाला जाए, गवर्नमेंट की कंट्रोल, सारा इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट को उस पर हो जाए। तो इस डिमांड को देखते हुए इंडिया पे भी प्रेशर डाला गया, तो इंडिया में भी आरबीआई को हमारा सेंट्रल बैंक बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसको नेशनलाइज कब किया? एस्टैब्लिशमेंट था 1935 में, लेकिन उसको नेशनलाइज किया गया 1948 में, एक्ट पास करके आरबीआई एक्ट 1948, एंड देन कंप्लीटली गवर्नमेंट बैंक को कब बना? सिंस 1 जनवरी 1949। ठीक है, 35 में उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, 48 में उसको नेशनलाइज किया गया रिजर्व बैंक एक्ट 1948 के तहत, एंड देन फाइनली 1 जनवरी 1949 से वो एक गवर्नमेंट बैंक बन गया जो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से चलने लगा और सारा कंट्रोल उस पे गवर्नमेंट का होने लगा। ठीक है, देन अब हम देखते हैं मेन फंक्शंस क्या है। मोनोपोली ऑफ इश्यू ऑफ नोट्स। Monopoly of issue of notes. Reserve Bank has the monopoly to issue notes for having control over money, credit and banking system in the country by minimum reserve system. Presently, RBI is issuing notes for the denomination of rupees 2, rupees 5, 10, 50, 100, 500, 2000. 1 rupee note is issued by Finance Department of Government of India and not by Reserve Bank of India. ठीक है, जो हमारे जितने भी नोट्स हमारी कंट्री के अंदर रन कर रहे हैं, करेंसी जो हमारी चल रही है, तो उसके अंदर जो नोट्स हैं, चाहे वो 2 रुपए का नोट है, चाहे वो 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है और 200 का भी है और हमारा 500 का, 2000 का, जितने भी नोट्स आज प्रिंट हो रहे हैं वो सारे किसके अंडर में हो रहे हैं? आरबीआई के अंडर। आरबीआई ही उसका प्रिंटिंग करती है नोट्स। हमारा जो हमें नोट इश्यू का, हमने स्टार्टिंग में जब मनी का चैप्टर किया था तो हमने मेथड्स ऑफ नोट इश्यू पढ़े थे, तो उसके अंदर हमने मिनिमम रिजर्व सिस्टम किया था। ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम जिसमें 200 करोड़ का बैकअप रखना पड़ता है, जिसमें 185 गोल्ड होता है एंड देन रिमेनिंग 25 जो है वो फॉरेन सिक्योरिटीज होती हैं। तो ये सारा जो बैकअप है आरबीआई को रखना पड़ता है, उसके बाद वो प्रिंटिंग करता है नोट्स की। ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। जो 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स है वो सारे कौन प्रिंट करता है? वो सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, जो हमारा गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो उसको देखता है। बट रिमेनिंग जितने भी नोट्स हैं, चाहे वो 2 रुपी नोट है, 2 रुपी नोट से लेके 2000 तक, वो सारे कौन करता है? आरबीआई प्रिंट करता है, आरबीआई की गाइडेंस के अंदर प्रिंट होते हैं। ठीक है, एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग जिसे हम बोलते हैं कि जब प्रिंटिंग ऑफ नोट्स होता है तो हम उसको टॉपिक को, उसका नेम है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो जो आरबीआई के अंदर है, आरबीआई क्या देखती है कि हमारी जो इकोनॉमी देखेगी,
इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है या डिफ्लेशन की सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग ही आरबीआई नोट प्रिंट करेगा कि उसको कितनी डिमांड है और कितने हमें नोट की सप्लाई करनी है, वो आरबीआई के अंडर में आता है, तो वो सारा आरबीआई देखेगा। तो मोनोपोली ऑफ इशू ऑफ नोट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई। सेकंड पॉइंट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। Banker to the government. As a banker to the government, it deposits all cash fund of the government. It manages public debts for the government and provide loans. Reserve Bank of India transfer government funds from one place to another and also make orders according to government orders. ठीक है, जैसे हमारे नॉर्मल पब्लिक का एक बैंक होता है, हम नॉर्मल पब्लिक के कमर्शियल बैंक होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट का एक बैंक होता है। गवर्नमेंट किस बैंक में अपने अकाउंट रखेगी, अपने खाते संभालेगी, वहां से लोन लेगी और जहाँ पे उनको डिपॉजिट्स करवाने वहाँ करवाएगी, वो आरबीआई के पास करवाएगी। जैसे हमारे लिए नॉर्मल पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक है, वैसे गवर्नमेंट के लिए आरबीआई है। ठीक है, तो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए क्या हमें पेमेंट करनी है, कितना उनके लिए बदले में पेमेंट रिसीव करनी है, उनको लोन प्रोवाइड करवाना है या उनके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं या उनकी जो भी पेमेंट्स करनी है, सारा आरबीआई को देखता है। तो गवर्नमेंट के लिए जो आरबीआई है वो एक एज अ नॉर्मल, जैसे हमारे लिए पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक है, वैसे गवर्नमेंट के लिए आरबीआई एज अ बैंक रोल प्ले करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स होते हैं उनको ट्रांसफर करना वो सब आरबीआई के अंडर में आता है, आरबीआई अपने आप करता है। तो गवर्नमेंट के लिए आरबीआई एक बैंक का काम करता है। थर्ड वन इज बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक मीन्स कमर्शियल बैंक्स का बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक को अगर नीड पड़ेगी फाइनेंस की तो वो कहाँ जाएंगे, लोन लेने के लिए किसके पास जाएंगे, वो पब्लिक के पास तो नहीं जा सकते, किसके पास जाएंगे, वो आरबीआई के पास जाएंगे। हमने टेक्निक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी, मेथड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, बैंक रेट जब आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, ठीक है, वो था बैंक रेट, जिसको हम इंटरेस्ट रेट नॉर्मली पब्लिक के लिए इंटरेस्ट रेट, जैसे हम कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हम इंटरेस्ट रेट ब्याज लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। तो बैंक रेट जब आरबीआई से कोई कमर्शियल बैंक लोन लेता है तो होता है बैंक रेट फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई को कभी नीड पड़ती है तो कमर्शियल बैंक से लोन लेता है तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। तो जो वो रेट्स होते हैं तो वो रेट्स डिसाइड भी आरबीआई खुद ही करता है। तो जब बैंकों को नीड पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, बदले में उनको बैंक रेट पे करना पड़ता है या अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो रेपो रेट पे करना पड़ता है। रिजर्व बैंक इज द ओपन बैंक ऑफ द बैंक्स ऑफ द कंट्री। बीइंग बैंकर्स बैंक इट इज हेल्पफुल टू देम एज देयर फ्रेंड गाइड। अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आरबीआई हैज स्पेशल पावर्स रिलेटिंग टू कंट्रोल, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बैंक्स। तो आरबीआई की जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके लिए गाइडलाइन इशू करता है, क्या पॉलिसीज क्या फॉलो करना है वो सारा आरबीआई बताएगा। उनके क्या इंटरेस्ट रेट होने चाहिए, कितना उनके पास एसएलआर होना चाहिए, कितना उनका सीआरआर होगा, सब रिजर्व रेशियोज जो होते हैं वो सारा आरबीआई ही डिसाइड करता है। तो आरबीआई बैंकों का बैंक है, दैट मीन्स कमर्शियल बैंक्स का बड़ा बैंक है आरबीआई। फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Being the central bank of country, RBI is responsible for preserving metallic reserves and foreign exchange. RBI purchases and sells foreign exchange and decided rates in well-regulated manner to bring stability in exchange rates. ठीक है, तो RBI क्या करेगा, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब जितना भी हमारे पास फॉरेन फंड है, फॉरेन रिजर्व है, उसका मैनेजमेंट कौन देखेगा, उसका मैनेजमेंट आरबीआई देखेगा कि कितना हमारा ट्रेड हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, उसके रिगार्डिंग कितने हमारे पास रिजर्व्स बन रहे हैं और कितने हमारे रिजर्व से जो पेमेंट है वो हो रही है, उसका सारा मैनेजमेंट कौन देखता है, आरबीआई देखता है। कि हमारे जो आरबीआई जो नोट प्रिंट करता है तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको 225 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है। 125 हमारा क्या था, जो था वो गोल्ड था एंड रेस्ट जो था वो हमारा क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फॉरेन रिजर्व जो मेंटेन करके रखने पड़ते हैं तो वो फॉरेन रिजर्व का सारा मैनेजमेंट आरबीआई ही देखता है, आरबीआई के अंडर ही होता है।
ताकि हमारे एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी बनी रहे। फिफ्थ वन इज क्रेडिट कंट्रोल। Reserve Bank of India has resorted to various methods for control and regulation of credit in the country. The important methods of credit control are bank rate, change in cash reserve ratio, change in statutory liquidity ratio, open market operations, moral persuasions, publicity and direct action etc. तो क्रेडिट कंट्रोल का भी फंक्शन जो रोल है वो कौन प्ले करता है, वो आरबीआई ही प्ले करता है कि इकोनॉमी में क्रेडिट कितना है उसको कंट्रोल करके रखना। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन कैसे राइज होती है, क्रेडिट की वजह से राइज होती है। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो दैट मींस इन्फ्लेशन आएगा, अगर क्रेडिट कम है तो दैट मींस डिफ्लेशन आएगा, मार्केट में मंदी आएगी। तो उस क्रेडिट को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। और उसकी टेक्निक्स जो है वो हम पढ़ चुके हैं, सारी टेक्निक्स हमने पढ़ी थी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, टेक्निक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मेथड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फॉर टू कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो वो सारी हमने पढ़ी थी, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। हमने दो टाइप के क्वांटिटेटिव मेथड्स भी पढ़े थे, हमने क्वालिटेटिव मेथड्स भी पढ़े थे। तो वो सारे मेथड्स कौन अप्लाई करता है, आरबीआई अप्लाई करता है, ताकि क्रेडिट का कंट्रोल रह सके, मार्केट में क्रेडिट बना रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे क्रेडिट के अंदर। दोनों सिचुएशन, ना तो ज्यादा बूम आए ना ज्यादा रिसेशन है, तो दोनों सिचुएशन इक्वली मैनेज हो सके, तो उसको सारों को कंट्रोल करता है आरबीआई। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट। Reserve Bank and Agriculture Credit. Agriculture Credit Department was set up in Reserve Bank of India. This department make arrangement for agriculture credit and also provide valuable advice to central and state government to resolve their problems related to agriculture credit etc. At present, functions related to agriculture credit is being performed by NABARD. पहले क्या था, आरबीआई के अंदर ही एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, जो कि आरबीआई के अंडर ही था। जैसे हमारी कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन अलग है एंड मार्केटिंग अलग है, तो वैसे ही रिजर्व बैंक के अंदर ही अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, जिसमें एक डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर क्रेडिट, जो कि देखता था कि एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन चल रही है, कितने हमें बजट बनाना है, कितने हमें लोन्स लेने हैं, कितना हमारा रिपेमेंट हो चुका है। तो वो सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड एडवाइस क्या देनी है फार्मर्स के लिए, क्या क्या नए रेट्स लेके आना है, तो वो सारा वो डिपार्टमेंट देखता था रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, नाउ ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो नाबार्ड है हमारा, तो वो अब ये सारे फंक्शन देख रहा है, बट पहले ये सारे फंक्शन एक डिपार्टमेंट देख रहा था, जो कि डिपार्टमेंट था आरबीआई का। तो रिजर्व बैंक एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट मतलब आरबीआई का फंक्शन था कि वो एग्रीकल्चर क्रेडिट को भी देख रहा था कि कितना हमें एग्रीकल्चर में लोन देना है, क्या उसकी एडवाइस देनी है, तो सारा वो कितने हमें रीलोन करने हैं, जो लोन दिए गए हैं वो दोबारा से रीलोन करना है, कितने हमारे पास वापस से जो पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव हो चुकी है, वो सारा कुछ वो डिपार्टमेंट देखता था रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो आरबीआई का काइंड ऑफ एक और फंक्शन भी था जो एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड था। और जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको रिजॉल्व करना, क्या हमें स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या उनको हमें गाइडेंस देनी है, हमें एडवाइस देनी है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए कि एग्रीकल्चर क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम ना आए, वो सारा आरबीआई ही देखता था। सेवेंथ पॉइंट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस बाय आरबीआई। Industrial finance by RBI. RBI has set up industrial credit department in the bank, which arranges long-term loans, advances, and finances for industries. It also provides financial help to Industrial Finance Corporation. It has established Industrial Development Bank of India for industries. ठीक है, जैसे हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पढ़ा, वैसे ही एक इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट भी था जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस को देखता था, जो आरबीआई का ही एक डिपार्टमेंट था। तो जैसे एग्रीकल्चर एक डिपार्टमेंट बना, इंडस्ट्रीज के लिए भी एक डिपार्टमेंट बना, जो इंडस्ट्रियल एरिया को कितना लोन देना है, इंडस्ट्रीज के अंदर हमें कितना बजट बनाना है, उनको कैसे हेल्प देनी है, उनकी प्रॉब्लम्स कैसे रिजॉल्व करनी है, क्या हम उनको सजेशन देने की, एडवाइस देनी, वो सारी आरबीआई देखता था। आरबीआई का एक डिपार्टमेंट था इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, वो देखता था।
ठीक है। नाउ अब ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, जिसको आज हम SIDBI भी बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन पहले ये फंक्शन सारे RBI की देखता था, RBI के अंदर में ही आते थे। एक पॉइंट इज कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Collection and publication of statistics. RBI also perform the function of collection and publication of data regarding various sectors of economy, which helps it to understand the economic problems and to find out their solutions. ठीक है। Statistics that means जितने भी हमारे sectors हैं, various sectors है economy के, primary, secondary, tertiary, जितने भी sectors हैं, trade and finance जो भी included है, तो उन सारों का डाटा को पब्लिश करना। स्टैटिस्टिक मतलब जितना भी एग्रीगेट डाटा हो रहा है, क्या कुछ निकला है, कितना हमारा आउटपुट निकला है, कितना इनपुट था, सब कुछ मिला के जितना भी स्टैटिस्टिक्स बनता है वो सारे रिपोर्ट कौन करता था? वो सारा कुछ पब्लिश करता था RBI। ठीक है, वो सारा था RBI के अंडर में कि जितने भी हमारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं उनके अंदर क्या परफॉर्मेंस चल रही है, ताकि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अंडरस्टूड कर सकें एंड उनके सॉल्यूशन भी निकाल सकें। इसलिए जो ये डाटा था वो कौन कलेक्ट करता था और पब्लिश करता था? RBI। तो ये एक काइंड ऑफ रोल ही था RBI का। नेक्स्ट अदर फंक्शंस आते हैं RBI के। अदर फंक्शंस में है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, RBI accept deposit of central and state government without payment of interest। कि RBI जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट पे किए बिना ही जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। मैंने बताया था ना यहाँ पे था बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, दैट मीन्स गवर्नमेंट जब अपने डिपॉजिट्स कहाँ करवाती है? RBI के अंदर। और RBI को नीड नहीं है उनको इंटरेस्ट पे करने की, क्योंकि RBI एक गवर्नमेंट का ही बैंक है, वो नेशनलाइज्ड है, इसलिए वो गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक ही है। सेकेंड वन इज RBI provides short-term loans of 90 days to central and state government। RBI जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टर्म लोन मींस 90 डेज का लोन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में obtain loans from other banks of country। RBI we obtain loans from other banks of country। RBI जो है वो लोन भी लेता है कि जितने भी अदर बैंक से कंट्री से, जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट पे लोन लेना अदर बैंक से कि RBI को अगर नीड पड़ेगी तो वो लोन भी लेगा और वैसे वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर पाएगा। फोर्थ वन इज इंस्पेक्शन। RBI has powers for inspection of any bank and may give orders to overcome the irregularities। कि इंस्पेक्शन करना जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सारों को जो भी गाइडेंस या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के दिए हैं, जितने भी पावर्स दी हैं RBI ने कमर्शियल बैंक्स को, तो उनको इंस्पेक्शन भी करना पड़ता है। जब एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर बॉस जो है अपने वर्कर्स को काम दे रहा है, तो वो काम दे रहा है, उसको सब कुछ पावर भी दे रहा है कि तुम्हें नीड पड़े तो तुम ये सामान खुद मंगवा लेना और मंगवा के उतना काम पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए उस बॉस को इंस्पेक्शन भी करनी पड़ेगी। वो इंस्पेक्शन भी करेगा, ये नहीं है कि हाँ उसने सारा कुछ उनके हाथ में छोड़ के एंड में काम देख लेगा हुआ ही नहीं, बट उसे इंस्पेक्शन भी करनी पड़ेगी कि ये काम इतना रेगुलरिटी से हो रहा है या नहीं हो रहा, जो मैंने गाइडेंस दी है उसके अंडर हो रहा है या नहीं हो रहा, जो मैंने पावर्स दिए उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा, इरेगुलरिटीज तो नहीं हो रही। तो वैसे ही RBI जब कमर्शियल बैंक्स को रूल्स गाइडेंस बना के देता है, पावर्स देता है, तो उसके अंदर भी वो उसको
उसको इंस्पेक्शन करता है प्रॉपर कि सब कुछ मेरी गाइडेंस के अंडर हो रहे हैं। लिक्विडेशन एंड मर्जर्स। When the working of some banks becomes so worse that there is no scope for improvement, there remains no option, then RBI either liquidated or merged with some other bank. ठीक है, लिक्विडेशन और मर्जर कि जब आरबीआई को पता लगता है कि कुछ ऐसा कोई ऐसा बैंक है जिसका काम ढंग से नहीं चल रहा या वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, डेवलप नहीं हो पा रहा, उसका मतलब काइंड ऑफ जो है अब लिक्विडेशन ही कर देना चाहिए। या तो उसको लिक्विडेट कर देगा कि उस बैंक को खत्म ही कर देगा एंड या फिर उसको मर्ज कर देगा, किसी और बैंक के साथ मर्ज कर देगा। जैसे अब बहुत सारे बैंक थे पहले जो नेशनल बैंक थे मतलब थे वो एसबीआई के अंदर मर्ज हो गए, पटियाला बैंक था या फिर एक दो और भी बैंक थे जो अभी थोड़े टाइम पहले काफी टाइम हो गया है वैसे तो कि मर्ज हो चुके थे एक बड़े बैंक के अंदर, एसबीआई के अंदर उन सारी ब्रांचेस को मर्ज कर दिया गया। तो वैसे ही अगर वो सर्वाइव करना उनको सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, इम्प्रूव नहीं कर पा रहे इतनी हेल्प के बाद भी, तो या तो उनका लिक्विडेट कर दिया जाता है या उनको मर्ज कर दिया जाता है। तो वो काम भी कौन करता है, वो आरबीआई ही करता है। तो आरबीआई के इसके रोल्स एंड फंक्शंस की मोनोपोली ऑफ नोट इशू, जितने भी नोट्स हैं वो सारे आरबीआई खुद इशू करता है एक्सेप्ट ऑफ 1 रुपी नोट एंड कॉइंस, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का बैंक है, उनको हेल्प प्रोवाइड करवाना, उनको गाइडेंस देना। बैंकर्स बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनका बड़ा बैंक कौन है, आरबीआई। आरबीआई उनको लोन देता है, उनसे लोन लेता भी है, उनको अगर हेल्प चाहिए तो जितने भी उनका सारी गाइडेंस रूल सब आरबीआई बना के देता है। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉपर स्टेबिलिटी रहना, वो सारी मैनेजमेंट भी आरबीआई देखता है। क्रेडिट कंट्रोल, इकोनॉमी में कितना क्रेडिट है, क्या सिचुएशन चल रही है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना आ जाए इसलिए आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट का एक डिपार्टमेंट था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस का भी एक डिपार्टमेंट था जो अपने अपने सेक्टर के अंदर कितना फाइनेंस देना है हमें, कितना बजट बनाना है, लोन प्रोवाइड कराना है, क्या इंटरेस्ट रेट होने चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी, क्या सजेशन होनी चाहिए, सब एडवाइस आरबीआई करता था। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस, जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उन सबका डाटा कलेक्ट करना और पब्लिश करना, वो भी ताकि हमें प्रॉब्लम्स पता लग सकें, सजेशन भी उनके निकल सकें, वो भी आरबीआई करता था। अदर फंक्शंस हैं टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करवाना सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को या फिर कमर्शियल बैंक्स को। आरबीआई भी ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम अदर बैंक्स ऑफ द कंट्री, खुद ऑब्टेन भी करता है लोन्स, वो भी उसका एक फंक्शन है। इंस्पेक्शन करना, लिक्विडेशन एंड मर्जर्स करना, ये सारे रोल्स एंड फंक्शन कौन प्ले करता है, आरबीआई। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1935 के अंदर, 48 के अंदर उसको हमने बैंक नेशनलाइज कर दिया गया, गवर्नमेंट के अंदर में डाल दिया गया एंड 1 जनवरी 1949 से आरबीआई जो है वो फुल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ओनरशिप में वर्क कर रहा है एज ए सेंट्रल बैंक। तो ये थे हमारे टॉपिक खत्म हुआ आरबीआई। सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।